दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां वैचारिक मंथन होता है और आज वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक प्रतिभा जिंदल जी हमारे बीच हैं। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक होम मैनेजर की तरह की। मैं शुरुआत में पूरी तरह से जैसे एक भारतीय महिला होती है, हाउस वाइफ कहते हैं जैसे, उस तरह से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे जब समाज को समझने लगी तो सामाजिक कार्यकर्ता मैंने अपने आप को साबित किया। फिर उसके बाद मैं आजकल पुलिस कमिश्नरेट में परिवार परामर्श केंद्र में एक फैमिली काउंसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एज ए पैरालीगल वॉलंटियर, जहाँ पर महिलाओं को या किसी भी वर्ग को कानून की एक जानकारी दी जाती है, उस पर मैं सेवाएं दे रही हूँ। आपने एक किताब लिखी है, मेरे सामने किताब मौजूद है, प्रहार। दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यह प्रहार पुस्तक है, जो लेखिका के तौर पर नाम है नीचे प्रतिभा जिंदल। प्रतिभा जिंदल जी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इस पे बात की जाए। फाइनली बुक तक कैसे पहुंचे आप? क्योंकि आपका जो सफ़र, अब यदि कोई स्टडी करेगा देखेगा तो ये एक दिन का सफ़र तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए हैं तो उसमें कई बार आपको देखा गया, अलग अलग मंचों पे आपने बात रखी है, संचालन भी किए हैं, अपने वक्तव्य भी दिए हैं। तो ये जो पुस्तक लिखने का जब क्रम बना तो वो कैसे सीक्वेंस में आया कि अब तो बनाना ही है, पुस्तक लिखनी है? पहले मैं ये सब बताने से पहले एक बात और बता दूं कि मैं जब मैगजीन में और समाचार पत्रों में जब मैं अपनी बात को भेजा करती थी, तो पहले ज़माने में हुआ करता था कि जब पाठक का एक वो आता था कॉलम, जिसमें कि आपने समाचार पत्र में या मैगजीन में पढ़ा है तो उसके बारे में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। तो मेरी लिखी हुई आर्टिकल्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिखी आती थी, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए। जहाँ तक किताब लिखने का, किताब बनाने का सवाल है, तो एक बार मैं ऐसी ही बैठी हुई थी और मेरे कुछ शिवचिंतक भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको इन्हें एक संकलित करके, संग्रह जो आपका है, इनको संकलित करके आपको इसका प्रकाशन करना चाहिए। तो मुझे भी लगा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने फिर उनको पूछा कि ऐसे हमने इनको पब्लिश कराया हुआ है या हमने इनको प्रकाशित किया हुआ है, तो क्या हम इन्हें दोबारा प्रकाशित कर सकते हैं? तो बोले क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते हैं, आप ही का लिखा हुआ है ये, आप कितनी भी बार इसको प्रकाशित कर सकते हैं। तब फिर जब मैंने इन सबको संग्रह, पूरे संकलन को एक किताब के रूप में इनको प्रकाशित करने का मन बनाया। तो सबसे पहले मैं जो मुझे गंभीर मुद्दा लगा कि एक महिला का, जो महिला के द्वारा शोषण की बात आपने कही है, तो इसको हम आपके ही शब्दों में, क्योंकि किताब को पढ़ना और एक लेखक के द्वारा उस पर उसकी ही बात से समझना, ये शायद हमारे लिए और आसान होगा। शायद हमारे दर्शक भी इस बात को और आसानी से समझ पाएंगे कि महिला के द्वारा महिला का शोषण पे जो आपने लिखा है वो क्या कुछ कहता है, क्या उसकी गंभीरता है, पीछे का विषय क्या है? आपने राज जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने जो मेरा दिल का छूता हुआ टॉपिक है, सबसे पहले वही टॉपिक ले लिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की भी बात है और खुशी की भी बात है, क्योंकि हम बचपन से घर से ही देखते आते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि एक महिला कभी किसी महिला को आगे नहीं बढ़ने देती। वो क्षेत्र कोई भी हो, मैं घर से ही शुरुआत करती हूँ। हमने आपस में देखा होगा, घर में छोटा सा भी परिवार है, अगर उसमें एक देवरानी है, नंद है या सास है, तीनों ही महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वही एक दूसरे को काटने में लगी हुई हैं। सास बहू को, बहू सास को, या नंद भाभी को, या दौरानी में, जेठानी में। ये बिल्कुल मैं घरेलू बात बता रही हूँ आपको और बिल्कुल सत्य है ये। जब भी कभी किसी सास में या बहू में अगर लड़ाई हुई है तो उसको ससुर ने आकर उन दोनों को समेटा है, उन दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। अगर आप सामाजिक उसमें जाएं या राजनीतिक में जाएं, तो हर महिला चाहती है कि उसके ऊपर एक पुरुष का हाथ ऐसा आ जाए जो कि उसको आगे बढ़ने में रहे। लेकिन अगर उसने महिला का सहारा ले लिया, मैं अपवादों को छोड़ते हुए इस बात को कह रही हूँ कि कहीं जो भी मेरी बात सुन रहे हो तो सोचें कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ अपवाद ऐसे हैं जहाँ महिला का साथ देती है। लेकिन जैसे अब आप देख लीजिए कि भ्रूण हत्या, आप देखिए, अगर कन्या भ्रूण हत्या का अगर किसी महिला के ऊपर जोर पड़ता है तो वो एक उसकी सास या ननद ही है, जो उसकी परिवार की ही महिला। और महिला कभी किसी आपने नहीं सुना होगा कि ससुर ने कहा होगा कि मुझे लड़का ही चाहिए, हमेशा सास की इच्छा रही होगी कि मुझे लड़का चाहिए।
अब मैं एक घर से बाहर निकलूँ, आप एक वेश्यावृत्ति में देख लीजिए, जहाँ मतलब बहुत एक ये बड़ा एक संजीदा टॉपिक है, जहाँ एक महिला ही महिला को आगे बढ़ने के लिए ज़ोर लगाती है और फ़िल्मों में भी दिखाते हैं कि एक पुरुष उसको बाहर खींच लाता है उस गंदगी से, उस दलदल से। लेकिन एक जब तक एक महिला को नहीं चाहेगी कि वो उसमें गंदगी में ना उतरे, उस दलदल में ना उतरे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि एक महिला उस तक पहुँचे। उसको बाहर खींच के लाने के लिए एक महिला का ही सहारा लेना पड़ता है। ज़्यादातर बाज़ार में जो कि देह व्यापार में आप देखिएगा, अगर सत्यता ये है कि बिना महिला के कोई भी देह व्यापार नहीं चलता। उसका कारण यही है कि महिला महिला को खींचती है, कभी महिला ये नहीं सोचती है कि मैं भी एक महिला हूँ या मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपनी बच्ची को जन्म दिया, तो मैं दूसरे की बच्ची के साथ ऐसा क्यों होने दूँ? एक बात और इसमें एक टॉपिक है आपके प्रहार में, जो बिल्कुल लास्ट में जाकर के आता है, यौन शोषण का। कई बार लोगों की ये सोच में आता है कि यदि यौन शोषण की बात हो रही है तो कहीं न कहीं महिलाओं के ही साथ ये ज़्यादा होता है। लेकिन आपकी जो इसमें लिखा हुआ है वो बताता है कि केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, बल्कि पुरुषों के साथ भी यौन शोषण जैसी घटनाएँ होती हैं। तो इस पर क्या कुछ आप देखते हैं समाज में, किस तरह की घटनाएँ सुनने या देखने में आती हैं? ये मैंने जो टॉपिक लिखा था, ये जब मैंने वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले एक मैंने अभियान चलाया था कि यौन शोषण आखिर क्यों? तो मैंने कुछ इसमें रिकॉर्ड्स भी निकाले थे और मैंने उसमें गुड टच और बैड टच को लेकर भी मैंने इसमें अभियान चलाया था। उसमें काफ़ी सारे ऐसे सत्य तथ्य आए थे, जो कि खुद मैं शॉक्ड हो गई थी। कुछ पता तो था कि हाँ, ऐसा कुछ होता है कि पुरुष का भी यौन शोषण होता है, लेकिन जब आंकड़े निकल कर आए, दिल्ली के जो रिकॉर्ड्स मैंने देखे, उसमें 52% पुरुष का यौन शोषण हुआ था और 48% महिलाओं का शोषण हुआ था। जब उसके डिटेल में हम गए तो पता लगा कि पुरुषों का जो शोषण ज़्यादा होता है वो हमारी नज़र में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पुरुष के अंदर एक अहम ईगो जो होता है, अगर पुरुष ने कहीं पर यौन शोषण सहा भी है तो वो उसको अपने दोस्त में भी नहीं शेयर करना चाहता। और महिलाएं बड़ी आसानी से अपनी सहेलियों में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी चाची ताई माँ के साथ शेयर कर देती हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया या मेरे, और बहुत जल्दी बाहर, जैसे कि हम जो रिकॉर्ड्स उठाते हैं वो पुलिस थाने से या कोर्ट से, जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं वहाँ से हम रिकॉर्ड्स लेकर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोर्ट में या पुलिस थानों में या घर में या आपसी माहौल में, जो दोस्तों के माहौल में, पुरुष बहुत जल्दी से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा एक ईगो रहता है कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमजोरी है। बताने से वो अपनी शर्म महसूस करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो शायद सामने वाला मेरे साथ कहते नज़र ना मिला पाऊँ मैं उसके साथ। तो ऐसा देखने में आया जब हम यौन शोषण का अभियान चला रहे थे, तो हम स्कूल में और पब्लिक प्लेस में जब हम इस बात को लेते थे तो पर्सनली मेरे साथ जो कम उम्र के लड़के थे, उन्होंने मुझे अपनी दीदी मानते हुए या भाभी मानते हुए कुछ ऐसे मेरे साथ अपनी सत्यता को शेयर किया कि शेयर करने के बाद वो कहते थे कि आज मेरे मन को ऐसा मतलब हल्का फील हो रहा है, मेरे मन में ऐसा एक बोझ सा लगा हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इसलिए मैंने इस किताब में इस तरीके से लिखा कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के साथ यौन शोषण होता है और लेकिन वो नज़र में नहीं आता है क्योंकि पुरुष कह नहीं पाते हैं। ऐसे संकेत होते हैं जिनसे ये पहचाना जा सके कि आपके साथ जो व्यक्ति है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, क्या वो गैर लोग होते हैं या अपने लोग होते हैं, या कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे समझा जा सके कि ये गुड टच है या बैड टच है? क्या कहेंगे? बिल्कुल संकेत होते हैं, जो हमने गुड टच बैड टच जो हमने एक चलाया था अपना अभियान, उसमें भी और हम रोजमर्रा में भी देखते हैं कि पहली बात तो जो टच वाली बात है, गुड या बैड हो, वो ज्यादातर वही लोग कर पाते हैं जिनके साथ आप रात और दिन रह रहे हैं। आपके वो रोज के मिलने वाले भी हो सकते हैं, आपके वो टीचर हो सकते हैं, आपके वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपके वो किराएदार या मकान मालिक हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड हो सकते हैं जिनका घर में रोज का आना जाना है। होता क्या है, जो एक सत्यता है वो ये है कि हमारे घर वाले बहुत जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इतना विश्वास हमारे ऊपर जमाए होते हैं कि अगर बच्ची या बच्चा
बच्चा अपने पेरेंट्स से कहे भी कि मम्मी जो अंकल आते हैं उन्होंने मुझे यहाँ छुआ, इस तरीके से छुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो उसको मतलब बड़ा इतना लाइटली लेते हैं, इतना कि वो नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अब उसको वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन मेरा आपके इस शो के माध्यम से मेरा सभी पेरेंट्स के साथ एक ये विनती है कि जब भी आपका कोई बेटी या बेटा हल्की सी भी कोई बात आपको बताने की कोशिश करे, चाहे वो आपका ट्यूटर हो सकता है, आपका डॉक्टर हो सकता है, आपके घर में रोज आने वाले अंकल हो सकते हैं, आपके घर के अपने जो दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, लेकिन आपकी बच्ची जो छोटी है जो नहीं समझ पा रही है या समझ तो पा रही है या आपको बताने में असमर्थ है, वो असमर्थ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप उसकी बात को डिनाई कर रहे हैं। आपको उसको प्यार से सहला के पूछना चाहिए कि बेटा आप क्या कहना चाह रही हो, तब वो आपको खुलकर बता पाएगी। मैंने अपनी जो पुस्तक है मैं दिखाना चाहूँगी। इसमें जो बिल्कुल बैक कवर पर जो है उसमें मैंने एक हेडिंग डाली है, मेरी सोच। इसमें मैंने अपने जीवन की बिल्कुल सत्यता लिखा है कि किस तरीके से मेरा बचपन और किस तरीके से मेरा वैवाहिक जीवन और किस तरीके से मेरा सामाजिक जीवन, कितना उसमें अंतर आया है। अंतर आने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं मैंने हर चीज से अपने आप को सीखने की कोशिश की है। हमने भी आज आपसे बातचीत में बहुत कुछ सीखा है और आपने हमारे एक बुलावे पर हमें ये मौका दिया, समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जिस तरीके की हिम्मत, जैसे पीछे इसमें अभी मैडम ने कवर पेज की बात की, मेरी सोच जो शब्द है ना, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए जो इसमें लिखा है। कभी आपको प्रहार पढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो रियलिटी है, जो सत्यता है, उसको बताने के लिए, चाहे वो अपने घर के अंदर की फाउंडेशंस हों या सामाजिक दायरे में कहीं महिलाओं को या समाज को बांधने की कोशिश की जाती हो, उन सब को किस तरीके से क्रैकडाउन किया जा सकता है, उसका भी एक जीवंत उदाहरण प्रतिभा जिंदल जी है। प्रतिभा जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, आपके लिए फिर से एक बार बधाई। मैं अपने दर्शकों से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप द रियल टॉक शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये शो कैसा लगा आप अपनी लेख में, अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखकर जरूर बताइएगा।